नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। और सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको अगर कोई जानकारी अगर जो अच्छी लगती है उसको लाइक करें और साथ में कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो में कोई अगर जानकारी अगर जो और इसके अतिरिक्त कुछ चाहिए या कोई आपकी कोई जिज्ञासा है या आप हमसे किसी आप पर्सनल टॉपिक पे कोई आप अपना पर्सनल मैटर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है। आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। जैसा कि आपको थंबनेल के ये अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं। जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा और ऐसा ही कमेंट और ऐसी ही जिज्ञासा हमें और लोगों के द्वारा और आप ही लोगों के द्वारा कई बार कमेंट आते रहते हैं, और मैंने सोचा इसको वीडियो के माध्यम से इसको सभी लोगों को जानकारी दी जाए, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसका उपयोग कर सके और इसका उनको यूज मिल सके। और आज की वीडियो में जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी लेटेस्ट में अप्रैल 2024 में एक महत्वपूर्ण निर्णय उसमें प्रतिपादित किया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं एक नया ग्राउंड निकल के सामने आता है। और उस ग्राउंड पे ज़्यादातर लोगों को जिस आधार पे वो जो चाहते हैं, जो अपनी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, या दूसरों शब्दों में हम कहें अगर जो वो किसी कारणवश अगर दोनों व्यक्तियों में, पति और पत्नी में, दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं और मतभेद इतने ज़्यादा स्तर तक उत्पन्न हो गए हैं जिसमें कि उनका अब सुलह हो पाना या साथ में रह पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। उनके निकटतम जो रिश्तेदार हैं या जो उनके और लोग हैं, जो उनके सगे संबंधियों हैं, उन्होंने भी हर तरीके से हर संभव प्रयास करके देख लिया है कि हो सकता है मैं भी किन्हीं कारणों की वजह से दोनों का परिवार न टूटे, दोनों में अनबन न होने पाए, दोनों को एक जगह बैठा के उनको सुलह समझौता कराने के आधार पे बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया। लेकिन किन्हीं कारणों पे या जो मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनको देखते हुए दोनों में सुलह समझौता की स्कीम बिल्कुल भी लागू नहीं हो पाती है और वो सुलह समझौता की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर जो डिवोर्स हो जाना चाहिए या अपनी शादी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सभी को मालूम है कि डिवोर्स अगर जो दोनों लोग एग्री हैं, अगर जो म्यूचुअल डिवोर्स में भी जाते हैं, फिर भी कम से कम उनको 1-1.5 साल का समय अवश्य लग सकता है। क्योंकि फर्स्ट मोशन में एफिडेविट फाइल करने के बाद जो अपना देंगे, उसके बाद 6 मंथ का जो इसका टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद सेकेंड मोशन में अपना जो एविडेंस फाइल करेंगे, उसके आधार पे फिर नेक्स्ट जो टाइम रहता है उसमें कोर्ट को जजमेंट आने में समय लग सकता है। और अगर जो कंटेस्टिंग डिवोर्स भी फाइल करेंगे उसमें भी अच्छा खासा समय लग सकता है। तो ऐसी इस स्थिति में अगर जो अपनी शादी को, अगर जो विवाह को एन्यूलमेंट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे इस स्थिति में फिर भी एक जो हमारी जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा जो निर्णय प्रतिपादित किया है। उस निर्णय के आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक नया ग्राउंड उन्होंने डिस्कस करके एक नई डिफिनेशन अराइज की है, जिसके आधार पे जो हमारे भारतीय समाज में उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है। बात करते हैं, एक नया वर्ड ओरिजिनेट किया है, रिलेटिव इम्पोर्टेंसी। क्योंकि इम्पोर्टेंसी वर्ड तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उससे सक्षम हैं और सभी लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन रिलेटिव इम्पोर्टेंसी क्या है और कब किस अवधि में इसको लागू किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि जिससे कि एक जो आम व्यक्ति है वो बताने में हिचकिचाता है और उसमें ये बिलीफ दिलाता है कि आगे की जो शादी है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जिसमें कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन जो उसकी शुरुआत होती है उसमें ये होती है 1 मार्च 2023 में एक लोगों की शादी होती है और शादी होने के उपरांत तो उसमें केवल 17 दिन रहते हैं और 17 दिन उपरांत वो जो पत्नी है वो अपने मायके चली जाती है। वहाँ से फिर उसने एन्यूलमेंट ऑफ द मैरिज का उसने मुकदमा फाइल करती है और इस ग्राउंड पे फाइल करती है कि हमने 17 दिन हमने व्यतीत किए, इस 17 दिन में हमने हस्बैंड वो हमारे तरीके से कोई भी किसी प्रकार से मैरिज कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। अब एक वर्ड यहाँ ये अराइज होता है कि अब वो मैरिज कंज्यूम नहीं करना चाहते। इसको 2 कारण हो सकते हैं, वो कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ये अवश्य देख लेनी चाहिए कि अगर जो वो रहने के लिए अगर जो तैयार हैं, तो वो अपने स्पाउस से कम्युनिकेट या मैरिज कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टनर के साथ वो
रिलेशन बना सकते हैं। ऐसी इस स्थिति में इस टर्म को, इस एक्टिविटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड दिया, रिलेटिव इम्पोर्टेंसी। अब इस रिलेटिव इम्पोर्टेंसी के आधार पे ही माननीय ट्रायल कोर्ट ने, जो विचारण न्यायालय है, उसने इनके जो वाद को, इनके परिवाद को खारिज कर दिया और साथ में ये ग्राउंड दिया कि इस तरीके की जो आधार है वो एक्ट में वर्णित नहीं, इसलिए आपकी जो वाइफ ने जो पिटीशन में जो प्रेयर मांगी उसको नहीं फुलफिल किया जा सकता है। इसी के आधार पर मामला पहुंचता है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के सिद्धांत को, उनके जो निर्णय दिए गए थे उनको एज इट इज मानते हुए उस निर्णय में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन करने से मना कर दिया। मामला फिर आगे पहुंचता है उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने सारे तथ्य और सारे परिस्थितियों को देखते हुए एक नया वर्ड ओरिजिनेट किया, रिलेटिव इम्पोर्टेंसी। रिलेटिव इम्पोर्टेंसी में जिसमें यह डिफाइन किया कि रिलेटिव इम्पोर्टेंसी होती क्या है और उसके क्या मायने होते हैं और उसको कहाँ लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलेटिव इम्पोर्टेंसी है क्या, उसको किस तरीके से उसको लागू किया जाना चाहिए। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति है वो अपने स्पाउस यानी कि जो उसकी पत्नी है या पति है जिसके साथ वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होना चाहते, एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि एक वर्ड इसमें भी और यूज किया गया है कि मैरिज को कंज्यूम कराने के लिए उसको इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार होना चाहिए। और इस दोनों वर्ड को ओरिजिनेट करते हुए साथ में ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ध्यान में रखा कि अगर जो कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ना बना सकते, लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उसको उसकी सामर्थ्यता पे उसको प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। तो उसकी सामर्थ्यता पे प्रश्न चिन्ह ना लगा के उसको ये मालूम है कि जब वो अपने पार्टनर के साथ अगर जो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ वो कंज्यूम कर सकता है। तो इसी के आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो पत्नी थी उसके पिटीशन को एक्सेप्ट किया और साथ में एक्सेप्ट करने के साथ में और ये सारी गाइडलाइन देते हुए उनके जो मैरिज को एन्युअलमेंट करार कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जैसा कि गाइडलाइन में प्रतिपादित किया और सारी गाइडलाइन ये जारी किया, जिसमें कि अब आगे के जो आने वाले भविष्य में जो केसेस होंगे वो किस प्रकार को हैंडल किए जाएंगे, उनमें क्या आधार अडॉप्ट किए जाएंगे। इसी के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये इंक्लूड किया कि रिलेटिव इम्पोर्टेंसी में 3 चीज़ों को इंक्लूड किया कि फर्स्टली सबसे पहले अगर जो अपने पार्टनर के साथ अगर जो कंज्यूम करते हैं यानी कि कम्युलेट करके या अगर जो रिलेशन बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, फिजिकली तौर पे। अगर जो तीनों तरीके से अगर जो सक्षम होते हुए भी और इनको अडॉप्ट करते हुए भी कोई भी अपना जो पार्टनर है, पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, इन दोनों तौर से इन दोनों की लोगों की ओर से ये सारी भावनाएं उनके एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने चाहिए, तभी उस स्थिति में एक संपूर्ण एक वैलिड मैरिज माना जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो ये सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किए, उसके साथ में ये इंक्लूड किया कि ऐसी इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, क्योंकि समाज में जो घटित घटनाएं हैं उन्हीं के आधार पे जो फैक्ट निकल के आते हैं और उन फैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी ने अपना काम करते हुए, अपना लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए और उसमें समय पर उसको अमेंड करती रहती है। तो जिसके आधार पे नए लॉ और नए फैक्ट के आधार पे ये सारी चीजें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती हैं। और आज के जैसे कि वीडियो में जैसा कि मैंने ये बताया है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपने निर्णय में जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, एक नया वर्ड ओरिजिनेट किया, जिसके आधार पे अभी तक जो भारतीय समाज में जो ग्राउंड की कमी आती थी, क्योंकि इम्पोर्टेंसी के आधार पे अगर जो डिवोर्स ले रहे हैं ये अपनी मैरिज को एनुअलमेंट करा रहे हैं, तो इस ऐसी स्थिति में क्योंकि इम्पोर्टेंसी प्रूफ कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, क्योंकि किसी भी पक्ष के पास ये वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, क्योंकि अगर जो उसके ये इस तरीके से अगर जो आधार उसके अनअगेंस्ट लाए जाएंगे कि अगर जो वो अपने विवाह को या अपने संबंध बनाने में वो सक्षम नहीं है, तो इसके आधार पे ये मेडिकली प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। क्योंकि मेडिकली तो प्रूफ हो सकता है ये हम कह सकते हैं, लेकिन उसको फिजिकली तौर पे प्रूफ कर पाना लेके आना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर जो मेडिकली में कोई चीज़ अगर जो आई होगी, अगर जो कोई डिफेक्ट है तो वो तो मेडिकल में आ जाएगा, लेकिन अगर जो फिजिकली या मेंटली या इमोशनली तौर पर अगर जो वो सक्षम नहीं है या अपने संबंध को स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे इस
इस स्थिति में जो मेडिकल साइंस में जो टेस्ट किए जाते हैं वो बॉडी के किए जाते हैं, और उसको इमोशनली तौर पे, जो मेंटली तौर पे और जो फिजिकली तौर पे जो उसके रिलेशन है, जो उसकी भावनाएं हैं, उनको स्कैन कर पाना या उसको टेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके आधार पे लोगों के बीच में जो अभी तक जो डिवोर्स फाइल करते थे उन्हीं को अभी तक डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल पाती थी। ऐसे इस आधार पे और ऐसे इस स्थिति में जो ये नया लॉ और जो नया कानून माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो प्रतिपादित किया है, इसके आधार पे आप अपनी शादी को एनुअलमेंट करार करा सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आप विचारण न्यायालय में आप अपनी याचिका प्रस्तुत करिए और अपने सारे तथ्य और सारे ग्राउंड आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, और माननीय न्यायालय अगर जो आपके तथ्य और आपके फैक्ट पे विचार करते हुए अगर जो उनको सही मानती है कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, वो बिल्कुल सही है, इसके आधार पे कोर्ट आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। और किन्हीं कारणों से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जो किन्हीं कारणों से अगर जो माननीय विचारण न्यायालय ने आपके जो फैक्ट है आपके कारण पे उसने विचार नहीं किया या आपके पिटीशन को होल्ड करा या उसको डिसमिस कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपील फाइल करें अगेंस्ट द कोर्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, यानी कि विचारण न्यायालय के निर्णय के विपरीत आप उसके अगर जो उससे एग्रीव्ड है तो आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय आपके तथ्य और आपके फैक्ट को सही मानते हुए आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ तक देख ही लिया है, अगर जो आप यहाँ तक देख लें तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें। और हाँ, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको आगे प्रमोट करने के लिए कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और साथ में अगर जो कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई आपके अगर जो कोई प्रश्न है या अपना कोई मैटर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो डिटेल और संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप उसको फॉलो करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं और मैटर को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।